हैं, पक्ष हैं, उसके ऊपर चर्चा की जाए। दरअसल काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे भी प्रचार चल रहा है कि एक स्वर्ण आयोग होना चाहिए, जिसके ज़रिए स्वर्णों की हक की बात की जा रही है कि उनको संगठित होने की ज़रूरत है। और इस तरह के तमाम तरह के तर्क जो हम सुनते हैं सामान्यतः समाज के अंदर कि जो दलितों का आरक्षण है, इसने समाज को खोखला कर दिया है। ये जो स्वर्णों के हक पीछे छूट गए हैं। अगले 20-30 मिनट में हम यही चर्चा करेंगे कि कितना वाजिब ये दावे हैं और कितना वाजिब ये प्रश्न है कि दलितों के लिए आयोग होना चाहिए। दरअसल ये तर्क जो अपने आप में दिया जाता है कि दलितों के लिए भी एक आयोग है, अल्पसंख्यकों के लिए आयोग है, आदिवासियों के लिए आयोग है, इसलिए केवल इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए भी आयोग होना चाहिए। यह समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये मांग उठाते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दलितों के लिए आयोग क्यों है, आदिवासी के लिए आयोग क्यों है और अल्पसंख्यकों के लिए आयोग क्यों है। आदिवासियों का, दलितों का हम जानते हैं कि भारत में ऐतिहासिक तौर पर उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके साथ शोषण हुआ है और जिसका मुख्य आधार उनकी जाति है। यहाँ हम इस पूरी चर्चा में नहीं जाएंगे कि भारत में जो जाति है, जाति का आधार जो भारत की हिंदू धर्म के अंदर वर्ण व्यवस्था रही है, उसका आधार है और उस वर्ण व्यवस्था को बड़ी मजबूती के साथ खड़ा करता है हमारा जो मनुस्मृति है और उसकी जो दंडावली है, जो ये बताती है कि किस जाति का जो सामाजिक स्तर है उसमें क्या भूमिका होगी, किस स्तर पे वो होगी और वो क्या वो करेगी, क्या नहीं वो करेगी, जो पूरा इसके अंदर बताया जाता है। और इसके अलावा अगर क्या नहीं करेगी, वो कर दिया जाता है किसी शूद्र के द्वारा या दलित के द्वारा, तो उसके लिए क्या आपका दंड होंगे उसके लिए, क्योंकि मनु की दंड संहिता ही उसे बोलते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो तमाम तरह की बंदिशें, अगर मैं इसको बोलूं तो दलितों को, आदिवासियों को आपके जो संसाधन हैं उनसे वंचित रखा गया था। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो जमीन का हक धार्मिक तौर पर, मनुस्मृति के द्वारा सामाजिक तौर पर जमीन के ऊपर कोई हक मालिकियत नहीं हो सकती थी। जो संसाधन थे उसमें उनकी कोई भागीदारी नहीं हो सकती थी। और उस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो ये जो सो कॉल्ड दासता की जो बेड़ियां थी, जो उनको पीछे छोड़ दिया विकास की धारा से, जो उनको पीछे धकेल दिया सदियों से इस शोषणकारी व्यवस्था से, उससे जो बाहर निकलने के जो तमाम रास्ते थे वो भी बंद हो गए। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा रास्ता हो सकता था वो शिक्षा हो सकती थी कि वो शिक्षा ग्रहण करे। पर हम सब जानते हैं कि शिक्षा भी एक दलित से, एक आदिवासी से कोसों दूर थी और ये तो अब इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है भारत के अंदर कि वो उससे कोसों दूर थी। अगर कोई गलती से शिक्षा लेता था आपका एकलव्य जैसा इंसान, तो गुरु द्रोण उसका अंगूठा कटवा लेता था गुरु दक्षिणा से और ली हुई शिक्षा भी का भी वो उपयोग अपने जीवन में नहीं कर सकता था। और वो केवल अंगूठा एकलव्य का नहीं कटता था, वो ये घोषणा भी होती थी और ये सुनिश्चित किया जाता था कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षा नहीं ग्रहण करेगी। एक तरह से ये खुला ऐलान होता था उस समाज के अंदर। शिक्षा छोड़िए, अपने जीवन में क्या करना है, जिसको आप बोलते हैं क्या नीति है, क्या अनीति है, क्या सही है या क्या गलत है, उसको भी जो परिभाषित करता है वो उस समय के धर्मशास्त्र, जितने भी धर्मावलियां थी वो तय करती थी कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अभी भी समाज के अंदर जिस तरह से हमारी रूल एंड रेगुलेशंस के लिए रूल बुक्स हैं, उस समय तो रूल बुक्स हमारी धर्मावलियां होती थी, तो उसकी जानकारी भी दलितों और आदिवासियों को नहीं थी, क्योंकि उसको वर्जित था उन धर्मा धर्म ग्रंथों को, धर्मावलियों को पढ़ना। और इसलिए आदिवासी को, दलित को ये बताया जाता था कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उनके जीवन में सही है, क्या नहीं सही है। वो कौन बताता था? वो बताता था जो जिसका
आधिपत्य था उन धर्म ग्रंथों के ऊपर, जितने भी आपकी रिलीजियस बुक्स थी। और इसके चलते अगर कोई शंबुक जैसा इंसान जो पढ़ लेता था उन धर्म ग्रंथों को, तो उसकी आड़ी आ जाती थी मनुस्मृति जैसा ग्रंथ, जो क्योंकि मनुस्मृति हमें बोलता है कि अगर श्लोक आप गलती से भी आपके कान में चला जाता है तो उसके लिए सजा देता है कि दलित के कान में जो शीशा है, पिघलाया हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। वो केवल आपके कान को डैमेज नहीं करता, आपके दिमाग को डैमेज नहीं करता, और आप और आपकी पीढ़ियों को, रूह को भी डैमेज कर देता है कि आपने धर्म ग्रंथ के आसपास भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण पढ़ रहा होगा तो आपके कान में चला जाएगा और आपको ही उसके लिए दोषी ठहरा जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर कोई शंबुक पढ़ लेता था और वो चर्चा परिचर्चा करता था, नीति अनीति करता था, तो वो आदर्श राम राज्य के अंदर उसको भी दंड दिया जाता था और उसकी भी हत्या की जाती थी। और ये खुली घोषणा होती थी कि जो आपकी बेड़ियां हैं, जाति की जो बेड़ियां हैं, अगर आप उनको तोड़ने की तो छोड़ दीजिए, अगर हिलाने की कोशिश करते हैं तो शंबुक जैसा आपका हाल होगा और आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सब बातें भारत से कोई बाहर का नागरिक देखेगा, विदेशी नागरिक कोई देखेगा, तो उसको लगेगा कि ये बड़ी अजीब, अटपटी, बेकार चीजें हैं, और इनमें से बहुत सारी चीजें उसको ऐसा लगेगा कि ये संभव भी नहीं है। पर भारत में तो ये हमारे जीवन का हिस्सा है। आप हमारे जितने भी पर्व देखिए, जितना भी हमारे सांस्कृतिक पहलू देखिए, उन सब पहलुओं में ये झलकता है। ये हम फेस करते आए हैं, जो दलित समुदाय है ये इसका सामना करता आया है, इसको जीता आया है, इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस शोषण को, जहां पर उसके पास अपने जीवन के अंदर केवल उसका श्रम उसके उसके पास होता था। ना जमीन थी, ना शिक्षा थी, ना संसाधन थे, केवल और केवल उसका श्रम उसके पास होता था। पर उस श्रम का उपयोग हम कैसे करेंगे वो भी मेरे इख्तियार में नहीं था। मैं जिस जाति के अंदर पैदा हुआ उसके तहत तय हो जाता था कि मैं श्रम क्या करूंगा। मैं जूता बनाऊंगा, मैं बढ़ई का काम करूंगा, मैं खेती करूंगा, मैं लोहार का काम करूंगा। वो तय हो जाता था मेरे पैदा होने से। मेरे श्रम का भी मैं डिसाइड नहीं कर पाता था कि इसका उपयोग करना था। ऐसी ये व्यवस्था रही है, ऐसी शोषणकारी व्यवस्था रही है, जिसने सदियों से डिस्क्रिमिनेट किया और एक ऐसी स्थिति के अंदर ला दिया कि एक पूरे का पूरा हिस्सा आबादी का, बड़ा हिस्सा, काम करने वाला हिस्सा, मेहनत करने वाला हिस्सा, जो पीछे छूट गया। और जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई, जब आजादी का सपना देखा, तो दलित समुदाय ने भी, आदिवासी समुदाय ने भी सपना देखा कि शायद आजादी के बाद मुझे भी बराबरी का नागरिक महसूस किया जाएगा, बराबरी का नागरिक समझा जाएगा और मेरा जीवन भी बाकियों के जीवन के बराबर होगा। ये कल्पना उसने की। उसके लिए आजादी का क्या मतलब था? उसके लिए तो आजादी का यही मतलब था कि उसका अपना जीवन उसके इख्तियार में होगा, कोई दूसरा तय नहीं करेगा कि उसकी जो सामाजिक जो आ, सामाजिक स्तर के अंदर उसकी स्थिति जो है वो ऊपर है कि नीचे है। ये आशाएं लेकर वो आजादी के आंदोलन में गया, और इन आशाओं को पूरा करने के लिए बड़े आंदोलन के बाद, बड़ी चर्चाओं के बाद, संविधान सभा के बाद, बड़ी चर्चाओं के बाद एक संविधान हमारे पास आया, जिसने ये सुनिश्चित किया कि ना केवल समानता होगी पर समता भी होगी। समानता ही नहीं होगी, समता भी होगी। बराबरी का हक तो हमें दिया ही, जहां पर एक इंसान को एक वोट का एक मूल्य हमें दिया, राजनीतिक तौर पर हमें आजादी दी। और वहीं बाबा साहेब ने आगाह भी किया कि इस राजनीतिक आजादी को हम सामाजिक और आर्थिक आजादी में तब्दील नहीं करेंगे तो भारत एक बार फिर गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए जो समता के लिए जो उपाय थे, वो उपाय भी, वो प्रावधान भी हमें दिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। और इन्हीं उपायों का मकसद क्या था कि जिससे आपको डिप्राइव किया गया था उस वो चीजें आपको मिलनी है। इसके लिए आपको तय किया गया कि बाबा साहेब बड़े हिमायती थे और बड़े लड़ते भी थे कि जो जमीन है वो निजी नहीं होनी चाहिए, उसका सरकारीकरण होना चाहिए, राज्य की संपत्ति होनी चाहिए। हमने भूमि सुधार के लिए आंदोलन लड़े कि भूमि सुधार हो, सबको उसकी जमीन मिले और उसके अंदर दलितों को विशेष तौर पे उनका अधिकार मिले।
आदिवासियों की तो कल्पना नहीं की जा सकती कि आदिवासियों से जमीन भी छीनी जा सकती है। किसी ने कल्पना नहीं की थी जो आज की डेट में हो रहा है। उनको कोशिश ये की कि उनको जो शिक्षा से दूर रखा गया है, शिक्षा के अंदर उनको अधिकार मिले, उनको बराबरी का हक मिले, और जो पीछे छूट गए हैं उनको विशेष प्रावधान, जिसको आप रिजर्वेशन बोलते हैं, जिसको अंदर आप फेलोशिप बोलते हैं, ओवरऑल जो एफर्मेटिव एक्शन का जो पैकेज है वो प्रावधान किया गया। और इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार तो थी ही, पर इतनी जटिल समस्याएं थी, इतनी बड़ी समस्याएं थी, इसलिए संविधान ने इसको समझा, और संविधान का जो अनुच्छेद धारा 341 और 342 थी, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया, और ये सुनिश्चित किया गया कि इन समुदायों के उनका जो आपका राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आपका सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो हित हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, इनका जो सामाजिक एक्सप्लॉयटेशन होता था उसको रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में एक विशेष अधिकारी, एक ऑफिसर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के जरिए एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा, और 18 नवंबर 1950 को एक ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। सिंस हम देख चुके हैं कि आप अगर आप हम पूरी पृष्ठभूमि में नहीं जा रहा, पर हम देखते हैं कि समस्याएं बहुत जटिल हैं। समस्या इतनी जटिल है कि रोज एक दलित जो है वो जब सुबह उठता है और रात को सोता है तो सारा दिन अपनी जाति वो जीता है, और जाति के जरिए उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके चलते इसके चलते ये जो केवल एक अधिकारी है जिसकी जिम्मेवारी हो जाती है ये देखना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अफर्मेटिव एक्शन से वो लागू हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, उनके शोषण रुका है कि नहीं रुका है, उनके जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हित हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी रक्षा हो नहीं रही है। तो ये चर्चा हुई कि ये जो एक अधिकारी है इसके वश की बात नहीं है। संविधान संसद के अंदर भी और संसद के बाहर जो दलित लीडर्स थे, दलितों के प्रतिनिधित्व करते थे, आदिवासी का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने ये मांग उठाई कि ये केवल एक अधिकारी की बात नहीं है, इसके लिए पूरे का पूरे एक ढांचा चाहिए, एक ढांचा पूरे का पूरा होना चाहिए जो इस पूरे समस्या को देखे। इसलिए 1978 को 21 जुलाई को एक प्रस्ताव के जरिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 5 मेंबर जो आपका है आयोग का गठन किया। हालांकि इससे पहले ही जो आपका एक अधिकारी था, उस अधिकारी के तहत ही उसके रीजनल बेंच, क्षेत्रीय जो आपके कार्यालय थे वो खोलना शुरू कर दिए थे, पर इसको ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर देने के लिए 1978 के अंदर एक आयोग जिस अध्यक्ष रही जिसके 5 मेंबर थे, एक आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग के अंदर ही जो आपका अधिकारी था 338 धारा के अंदर, वो अधिकारी भी इन 5 में से एक था, उसको भी शामिल किया गया। इस तरह से आप क्या देखते हैं कि एक अधिकारी है और एक 5 सदस्यीय नेशनल कमीशन बन जाता है SC/ST का, इसके जरिए प्रस्ताव के जरिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के जरिए नहीं। तो 2 तरह की संस्थाएं होगी। अब उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि कौन क्या करेगा, कैसा करेगा, तो उस डिबेट को खत्म करने के लिए फिर संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट की गई, 65th अमेंडमेंट किया गया और बदलाव किया गया, और ये जो आपका नेशनल कमीशन बना, जो आपका SC/ST का राष्ट्रीय आयोग बना, जिसको कि संवैधानिक दर्जा दे दिया, और ये फिर 1992 को 90s में बना और 1992 को लागू किया गया। और बाद में हम जानते हैं कि 2003 के अंदर जो 89th अमेंडमेंट था उसके जरिए SC/ST का नेशनल कमीशन को अलग किया गया। ये पूरी प्रक्रिया है जिसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसकी पृष्ठभूमि है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हिस्टोरिकल बेस तौर पे हुआ है, केवल और केवल कास्ट के बेस के ऊपर, जाति के आधार के ऊपर इन समुदायों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, उस शोषण को रोकने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए और सबको समता मूलक अवसर देने के लिए, समाज के अंदर समता लाने के लिए ये कमीशंस एग्जिस्टेंस के अंदर आए, जिनका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनहेरिट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऑफिसर से, एक अधिकारी से शुरू हुआ और ये नेशनल कमीशन इसके ऊपर बने। ये
इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उस पूरे संविधान की एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी पूरी अवधारणा हमें जो आपके संविधान सभा की जो डिबेट्स है उसके अंदर भी देखने को मिलती है। ये हमें पूरा समझने की जरूरत है। हालांकि मैं यहाँ पर जरूर इंगित करना चाहता हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद नेशनल कमीशन फॉर SC/ST है, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST है। इसके बावजूद भी, संविधान होने के बावजूद भी, SC/ST एक्ट होने के बावजूद भी, अनटचेबिलिटी खत्म होने के बावजूद भी, भारत के अंदर दलितों की जो बराबरी की बात है वो आज भी सपना है। आज भी दलितों के ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं। उनकी स्थिति के अंदर ऐसा बोलेंगे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, वो नहीं आया है। हम फेसबुक पे ये बात कर पा रहे हैं, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को राइट दिया है। मैं बात कर पा रहा हूँ, चर्चा कर पा रहा हूँ। नहीं तो अगर मनु की दंड संहिता होती तो ये हम बातचीत ही यहाँ पर नहीं कर पा रहे होते। ये एक बड़ा डिफरेंस है जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया है, और जिसके अंदर पूरे का पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स का रिफ्लेक्शन जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो समतामूलक कॉन्स्टिट्यूशन है, इक्वलिटी के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसकी एक अचीवमेंट है। पर हम क्या देखते हैं, अभी भी SCs के ऊपर जो एट्रोसिटीज है उसमें 7.3% के साथ वृद्धि हो रही है आज के दौर के अंदर भी। तो ये पृष्ठभूमि है जहां पर हमें आंकलन करना है कि स्वर्ण का ये जो पूरे को पूरा मांग है कि स्वर्ण आयोग होना चाहिए। तो स्वर्ण जब बोल रहे हैं तो क्या स्वर्ण होने के नाते उनके खिलाफ, उनके साथ कोई भेदभाव होता है जो लोग इसके लिए डिमांड कर रहे हैं? अगर स्वर्ण होने के नाते उनके साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भेदभाव होता है, तब तो उनकी डिमांड बड़ी वाजिब है। क्या स्वर्ण होने के नाते जो रिसोर्सिस हैं उनके ओनरशिप के अंदर, भागीदारी के अंदर, क्या उनके साथ कोई भेदभाव होता है? क्या उनको शिक्षा से महरूम किया जाता है स्वर्ण होने के नाते? अगर नहीं तो क्यों स्वर्ण आयोग? क्यों स्वर्ण आयोग? क्यों स्वर्ण होने के नाते जो, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो जाति होने के नाते वो फेस करते हैं? दरअसल इस पूरे आंदोलन का मकसद क्या है? इस पूरे आंदोलन का मकसद है कि किस तरह से ये डिबेट खड़ी की जाए, स्वर्ण वर्सेस बहुजन समाज जिसको हम बोलते हैं। किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो भी हैं दलितों को, आदिवासियों को मिले हुए, उसके ऊपर हमला किया जाए। हम लेटर पार्ट के अंदर इस पे भी चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर कि कैसे शुरू हुआ और किस दिशा की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी, आप देखें जितने भी पोस्ट होती हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी कैंपेन होते हैं, इसके अंदर एक बड़ा हमला जो है, वो हमला क्या है? आरक्षण के ऊपर। और आप, ऐसा लगता है कई बार कि ये स्वर्ण आयोग की डिमांड कम है, आरक्षण के ऊपर डिमांड की, हमले की डिमांड ज्यादा है आरक्षण के ऊपर। और दूसरा जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, उसको खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए उसके ऊपर ज्यादा हमला होता है। हम ये अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके लिए कुछ आर्थिक कोई कारण भी है, क्योंकि जो नौजवान हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बड़े सारे लोग, नौजवान तो इसके लिए कन्विंस भी हो जाते हैं कि आरक्षण ही हमारी नौकरी लेके चला गया, इसलिए स्वर्ण आयोग होना चाहिए। पर हम तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि नौकरियां वैसे ही खत्म हो रही हैं, नौकरियां कम हो गई हैं, सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी नहीं मिल पा रही, और वो सबको नहीं मिल पा रही। वो स्वर्ण को इसलिए, केवल इसलिए नहीं मिल रही कि वो स्वर्ण है, वो इसलिए नहीं मिल रही कि वो है ही नहीं। वो चाहे दलित है, आदिवासी है, स्वर्ण है, जब नौकरियां होंगी नहीं तो वो किसी को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो लड़ाई होनी चाहिए थी कि नौकरियां बचाएं, नौकरियां पैदा करें, नौकरियां बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े, आपका पब्लिक सेक्टर ना बिके, पब्लिक सेक्टर मजबूत हो और सबको नौकरियां मिले, वो लड़ाई नहीं हो रही है। पर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि नौकरियां केवल स्वर्णों के लिए। ये बड़ी समस्या है, ये है पूरा जो समस्या का जड़ है। अब हमें समझने की जरूरत है कि पहले थोड़ा आरक्षण वाले मसलों को देख लें। पहले तो हमें ये देखना है कि आरक्षण लागू ही कितना हुआ है। जो 100% आरक्षण की बात हम करते हैं कि आरक्षण ने नौकरियां खा दी, आरक्षण है क्या? आरक्षण ये है कि अगर आप आबादी का 15% हैं, 16% हैं, तो आपको नौकरी के अंदर 16% मिलेगा। अगर आप 7.5% है आदिवासी, तो आपको 7.5% मिलेगा, उसके बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो अभी हालत क्या है? अभी अगर हालात अगर देखेंगे, ये मेरे नहीं सरकारी आंकड़े हैं। अभी सरकार ने पीछे 2020 में 4 मार्च को एक आंकड़ा संसद के अंदर दिया
ये जो केंद्र सरकार के 6 मंत्रालय हैं, उसके जो अलग-अलग विभाग हैं, उसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के जो आरक्षित पद हैं, उसके अंदर भी 60% पद खाली हैं। मतलब कि 100 में से 40 ही भरे जा रहे हैं और 60 खाली हैं। अब ये मेरा प्रश्न है, जो लोग बोल रहे हैं कि हमारी नौकरियां खा गए, तो अभी तो जो उनके हिस्से की नौकरियां थी, वही इनको नहीं मिलती। ये वो पद हैं जो पहले से सृजित पद हैं। और इसके लिए तो मुझे लगता है नहीं कोई हमें बहुत रॉकेट साइंस समझने की जरूरत है। हम जानते हैं कि जो प्रतिनिधित्व नौकरियों के अंदर होना चाहिए, वो नहीं है। आईआईटीज़ की आप देखिए, आईआईएम्स के अंदर देखिए, तो आपको बड़ी सारी आईआईटीज़ के अंदर आरक्षण लागू होने के बावजूद भी एक भी दलित प्रोफेसर नहीं मिलेगा, एक एक भी आदिवासी प्रोफेसर नहीं मिलेगा। वो क्यों? अगर ये सारी नौकरियां आरक्षण से खत्म होगी, आप देखेंगे कि जो आपका मीडिया हाउसेस हैं, उनका कंपोजिशन देखेंगे, तो वहां पे आपको कोई दलित नहीं दिखेंगे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि जो लीडिंग मीडिया हाउसेस हैं, उनमें जो मुख्य पोस्टें हैं, एडिटर की पोस्टें हैं, जो हिंदी के टीवी चैनल्स है, उसमें जो एडिटर की पोस्ट हैं, वो सब के सब उच्च जाति के वहां पर है। तो कहाँ आपकी आरक्षण, आपकी नौकरी खा जा रहा है? एक दूसरा, अब जो सही में लड़ाई लड़नी चाहिए, जिसके ऊपर स्वर्ण अवर्ण सब आने चाहिए, और वही लड़ाई है कि जब ये आपका प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है, तो प्राइवेटाइजेशन के बाद तो भैया आरक्षण है ही नहीं। प्राइवेट के अंदर तो आरक्षण है नहीं, सरकारी आपका सिकुड़ता जा रहा है। ये तमाम जो ढांचा खड़ा हुआ है, प्राइवेट हेल्थ, प्राइवेट एजुकेशन, पूरे का पूरा इंडस्ट्री, उसके अंदर तो आरक्षण है नहीं। उसके अंदर तो आपको आप देखना नहीं है कि कौन सामाजिक तौर पे पिछड़ा है, कौन सामाजिक तौर से आगे है। वहां तो कोई फेयर प्रोसेस भी नहीं है रिक्रूटमेंट की। तो आरक्षण होने के बावजूद भी जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए था, वो मिला ही नहीं है। पर हम कुछ यदा कदा इक्का दुक्का उदाहरण देकर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नौकरियां खा गया आरक्षण अपर कास्ट की। ये समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा, अगर स्वर्णों के अंदर भी बहुजन जो आपका अपर कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट है, उसमें भी जो तर्क दिया जाता है कि जो पिछड़े हैं आर्थिक तौर पर, उनके लिए नौकरियां होनी चाहिए आरक्षित, तो वो तो हमने पहले ही कर दिया। जो 10% आरक्षण इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के साथ दे दिया। अब वो उनको तय करना है कि उसकी 8 लाख लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पूरे का पूरा डिबेट है, पूरे का पूरा जो डिस्कोर्स है, ये झूठ के ऊपर खड़ा है। ये एक जिसको बोलते हैं फेक कैंपेन, झूठे आंकड़ों, झूठे कहानियों के ऊपर खड़ा है। फैक्चुअली यो कहीं भी खड़ा नहीं होता है। असल लड़ाई जो लड़नी चाहिए वो है कि जो नव उदारवाद की नीतियां हैं, जिसके चलते इंडस्ट्री होने के बावजूद भी नौकरियां कम होती जा रही हैं, जिसको जॉब लॉस अब ग्रोथ बोलते हैं, वो होती जा रही है। उसके ऊपर तो एक भी वो जो अपनी फेसबुक पोस्ट के ऊपर तलवार हाथ में लेकर खड़े हैं भवानी माता के सामने, वो कुछ नहीं बोलेंगे। उनको वहां नहीं दिखेगा कि उनकी नौकरी जा रही है। वहां नहीं दिखेगा कि माननीय अभी वित्त मंत्री जो बोल रहे हैं कि मोनेटाइजेशन जो डिराइव उन्होंने शुरू किया है कि सरकारी डिपार्टमेंटों को लीज पर देते, वो बोल रहे हैं बचने के लिए कि टेक्निकली लीज पर दे रहे हैं, हम सिर्फ इसको मोनेटाइज कर रहे हैं, हम बेच नहीं रहे हैं। भारत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए अच्छा है टर्म, पर हम सब जानते हैं उसका क्या मतलब है। वो जो सरकारी नौकरियां उसके अंदर खत्म होती जा रही हैं प्राइवेटाइजेशन से, मोनेटाइजेशन सो कॉल्ड पाइपलाइन के चलते जो प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। ये जो पूरे के पूरे रेलवे प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, जिससे सरकारी नौकरियां जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था वो छूटती जा रही हैं, उसके ऊपर तो किसी का खून नहीं खुलता है। ये कोई स्वर्ण आंदोलन का बड़ा नेता नहीं बोलता है, वो तो बड़ा सेक्टर है नौकरियों का, बहुत बड़ा सेक्टर जो आपसे छूट रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे बोलेंगे तो वो लड़ाई अपने ही घर की तरफ जाती है। उनके ही आंका जहां से वो सोच समझ और ताकत लेकर आते हैं, वो उसकी तरफ जाती है। इसलिए उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये पूरे का पूरा उनकी जो लड़ाई है, वो इसलिए ये लड़ाई नौकरी बचाने की नहीं है, ये लड़ाई सबको नौकरी दिलाने की नहीं है। इस लड़ाई का एक गंभीर मकसद है। और उनका जो अगला पूरा स्वर्ण आंदोलन का जो एक बड़ा सो कॉल्ड तर्क है कि नहीं जी, अब जाति तो होती थी, भारत के अंदर तो जाति उत्पीड़न खरण हो गया, खड़ा हो गया, खत्म हो गया है।
अब वो बात अलग है कि फेसबुक पर ये बोलने के बाद कि जातीय उत्पीड़न खत्म हो गया है, नीचे वो लिखेंगे फला जिंदाबाद, राजपूताना जिंदाबाद, ये जाति जिंदाबाद, वो जाति जिंदाबाद, वो लिखेंगे। ये बात अलग है कि फेसबुक से निकलने के बाद आपके शोगी के अंदर अगर कोई दलित उनके घर में जाएगा तो उसको चाय काली ही पिलाई जाएगी, उसको दूध की चाय नहीं पिलाई जाएगी। ये बात अलग है कि जब वो जाएगा तो दलित को बाहर बिठाया जाएगा और उसका स्वर्ण दोष को अंदर बिठाया जाएगा। ये हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव है, ये किसी किताब से देखने की जरूरत नहीं है। पर आंकड़े भी क्या बोलते हैं? आंकड़े भी ये बोलते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने भारत के अंदर एक सर्वे करवाया, मानव विकास सर्वेक्षण करवाया, और इसके अनुसार लोगों ने ये बोला अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है। लोगों ने यह स्वीकार किया, 27% लोगों ने, कि वो आज भी अपने घरों के अंदर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने खुद माना, ये किसी ने नहीं बोला, और ये ठोस जिसको शोध है उससे आया। उन्होंने ये माना, और ये अगर इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे, अगर ये प्रश्न ब्राह्मणों से पूछा गया तो 52% ने ये माना कि वो दलितों को अपने रसोई के अंदर आज भी नहीं आने देते हैं और बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। आप याद कीजिए, भगत सिंह ने जो अनटचेबल टी के ऊपर लिफलेट लिखा था, उसको उसके अंदर बड़ा डिफाइन करके बोला था। अब आज ये आजादी के अभी सो कॉल 75 साल हमने जो मनाए हैं, मोदी जी ने बड़े जोर शोर के साथ, उसके बावजूद भी 75 साल आजादी जब हो गई है तो हम खुद ये मान रहे हैं, भारत का समाज 27% कि वो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी उलाहना भगत सिंह ने की थी। ये बड़ा अजीब समाज है, जहां पर हम कुत्ता तो गोदी में उठाकर अपने घर के अंदर घूमते हैं, पर अगर एक दलित मेरे को टच कर देता है, मेरे रसोई में आ जाता है, तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ये कोई गए जमाने की बात नहीं है, ये आज की बात है। और हमारे हिमाचल के अंदर अभी तो सरकार को मध्याह्न भोजन के अंदर, मिड डे मील के अंदर जो भेदभाव होता है दलित बच्चों के साथ, उसको ठीक करने के लिए, उसको चेक करने के लिए एक कमेटी का गठन किया करना पड़ा है। एक कुल्लू की घटना किसको याद नहीं, जब देवता का फूल दलित के ऊपर गिर गया तो उसको पनिशमेंट मिली। ये जो एट्रोसिटीज पूरे हिमाचल के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर हो रही है, ये क्या गए दिनों की बात है? हमारे सिरमौर के अंदर कितनी मजबूती के साथ हमारे लोग वहां पे लड़ रहे हैं, शिमला के अंदर हमारे साथी की जान तक इसके अंदर की करप्शन और जाति के जो एट्रोसिटीज उसके खिलाफ लड़ते हुए। ये तो आजाद भारत के अंदर हो रहा है ना। संविधान ने तो एम्पावरमेंट कर दी, आपको पंचायती राज के अंदर आरक्षण भी दे दिया, पर ये जाति ही है जब एक दलित महिला, दलित आपका सरपंच, अनुसूचित जनजाति की महिला कुर्सी के ऊपर बैठती है पंचायत के अंदर जाके, तो स्वर्ण समुदाय उसको कुर्सी से उतार देते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश के नथुपुरा की घटना, या आगरा, जहां पर अब देखो मरने के बाद भी जाति नहीं छोड़ती ना, कि जब दलित को चिता पे जला रहे थे तो स्वर्ण उसको चिता से उतार देते हैं, क्योंकि ये शमशान घाट उनके लिए रिजर्व्ड है और दलित की चिता वह नहीं जला सकती। और हमें ये बताया जाएगा, तलवार में हाथ लेकर हमारे स्वर्ण साथी, हमारे स्वर्ण दोस्त हम ये बताएंगे कि जाति पिछड़ी पिछली सोच है, अब भारत के अंदर जाति खत्म हो गई है। ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम ये प्रश्न पूछते हैं अपने साथियों से, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी घृणा की, कि क्या ये अनुभव उन्होंने अपने जीवन के अंदर किए हैं कभी? क्या इन अनुभवों के आधार पे उनके साथ भेदभाव हुआ है? अगर हुआ है तो स्वर्ण आयोग चाहिए, ताकि ये भेदभाव उनके साथ ना हो। जब मध्याह्न भोजन के अंदर किसी एक बच्चे को अलग से बैठाया जाता है, उसको अलग से पानी पिलाया जाता है, वो केवल मध्याह्न भोजन के अंदर भेदभाव नहीं होता है। उसके दिमाग के अंदर ये बताया जाता है कि वो बाकी बच्चों से अलग है, उनके बराबर नहीं है, उनके साथ समान नहीं है। तो हम ये आशा करते हैं कि वो बच्चा पढ़ाई में उनके बराबर होगा और कंपटीशन में भी उनके बराबर होगा, उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, चाहे आजादी के 75 साल हो गए हों। फिर आप बोलेंगे कि तो आरक्षण तो 10 साल के लिए था, तो भाई जाति को खत्म कर दीजिए आप, आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो अलापेंगे
योग्यता 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 होना चाहिए। योग्यता का कत्ल आपने स्कूल की मिड डे मील की पंक्ति के अंदर खत्म कर दिया। योग्यता को आपने बढ़ने ही नहीं दिया और आप फिर योग्यता का आलाप करेंगे। पर ये योग्यता का प्रश्न तब नहीं आएगा जब सेल्फ फाइनेंस के नाम के ऊपर, प्राइवेट के नाम के ऊपर, ये जो एनआरआई के नाम के ऊपर लाखों रुपया देकर बिना एंट्रेंस दिए भी लोग एमबीबीएस, जेई, इंजीनियरिंग करते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं। ये योग्यता का लाभ तब कभी नहीं आएगा। मैंने नहीं सुना कभी आंदोलन करते हुए हमारे क्षत्रिय महासभा को, ये जो करोड़ों के अंदर, लाखों के अंदर एमबीबीएस की सीट बिक रही है, ये हमारा हक जा रहा है, सबको बराबर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तब तो वो भी लड़ाई होनी चाहिए अगर ये है। दरअसल इस पूरे आंदोलन का जो मकसद है, एक मकसद है कि समाज के अंदर जातीय वैमनस्य पैदा करना, नफरत पैदा करना, समाज की जो बराबरी हासिल हमने की है उस हासिल को, उस बराबरी को पलटना, उसको वापिस करना। परंतु असली मकसद है कि जो वर्चस्व, जाति का वर्चस्व था, अपनी सत्ता का वर्चस्व था, वो सत्ता जो आक्रामककारी सत्ता है उसको पुनर्स्थापित करना। मकसद है वो जो मनुवादी सत्ता है, जिसको संविधान के समतामूलक मूल्य है, उसको लागू होने के बाद, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो वो मनुवादी सोच थोड़ी पीछे गई, वो सत्ता थोड़ी पीछे गई, वो कमजोर हुई। अब इन सारे आंदोलनों के जरिए उसको द्वारा पुनर्स्थापित करना, पुनर्व्यवस्थित करना, उसको लागू करना असल मकसद है इन आंदोलनों का। पर इस आंदोलन के अंदर सब लोग एक जैसे नहीं हैं, यह समझने की जरूरत है। दरअसल अगर आप देखें तो इस तरह का प्रचार करने वाले लोग एक विशेष खास समझ के लोग हैं, और बहुत सारे आम लोग इस प्रचार के अंदर उनके सुर के अंदर सुर मिलाते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि बहुत सारे सामान्य लोग, क्योंकि जो इसका नेतृत्व करते हैं, जहां से ये अपनी रूट्स लेते हैं, वो सामान्य लोग नहीं हैं। उनके आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें, उनकी आप भाषा देखें, उनकी शब्दावली देखें तो आप समझ जाएंगे। जिस तरह से वो अनुसूचित जातियों का नाम लेते हुए भीमटे मीमटे बोलकर जिस घृणित भाषा का प्रयोग करते हैं, हीन भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं भाषा के जरिए, भाषणों के अंदर, इवन कि बाबा साहब का नाम लेते हुए जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं, उससे ये पता चलता है कि उनका जो रूट है, उनकी जो समझ का, वो कहां से आ रहा है। ये वही लोग हैं जो इंसान को इंसान होने के नाते नहीं पहचानते, उसका धर्म और जाति से पहचानते हैं। आप इनकी पोस्टें देखें, इनके टाइमलाइन पे जाइए, तो पहला तो ये देखेंगे कि ये समाज के अंदर अगर कोई क्राइम भी हो जाएगा तो पहले ये देखेंगे कि उसका धर्म क्या था। अगर तो कोई अल्पसंख्यक होगा तो उसको बढ़ा चढ़ा कर उसके खिलाफ पूरा आंदोलन भी हो जाएगा, और अगर अपने समुदाय से होगा तो उसके ऊपर बात भी नहीं की जाएगी। तो इंसान को पहचानने की उनकी जो कसौटी है वो उसकी जाति और उसका धर्म होता है, उसकी इंसानियत नहीं होती, उसकी ह्यूमन होने के नाते जो उसकी पहचान है वो नहीं होती। पर जो आम इंसान है उसके आड़े ये नहीं आता, ना उसकी जाति आती है, ना उसका धर्म आता है। नॉर्मली हम सब प्यार करने वाले लोग हैं, जुड़कर रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के उत्सवों में जाते हैं, पर्वों में जाते हैं, पर ये नहीं जाते हैं। वो लोग हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इंसान को नफरत करना सिखाते हैं, घृणा करना सिखाते हैं। और इसके पीछे का जो पूरे का अंडरस्टैंडिंग है वो वही हिंदुत्व का फिलॉसफी है। और मैं बड़े सारे लोगों से बोलता हूँ, हम बातचीत करते हैं कि जब उसकी बात करते हैं तब ये उस लड़ाई के अंदर तब दलितों को भी साथ लेके चलते हैं जब अल्पसंख्यकों के खिलाफ लड़ाई करनी हो। पर जैसे ही वो लड़ाई कम होगी, अपने घर की बात आएगी, तब दलित और स्वर्ण हो जाएंगे, तब दलितों के खिलाफ भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। दरअसल ये लोग सीधे तौर पे चुनौती पेश कर रहे हैं जो हमारा संविधान और संवैधानिक वैल्यूज हैं, उसको चुनौती पेश कर रहे हैं।
और वर्तमान के अंदर तो ये चुनौती बड़ी मजबूती के साथ पेश की जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 7 साल से हमारे पास एक ऐसी सरकार है जिस सरकार की समझ के अंदर जिस सरकार का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण ही हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण है, जो भारत के अंदर एक विशेष, मैं तो इसको धर्म भी नहीं बोलता, एक विशेष लोगों के समुदाय के लोगों की सत्ता को कायम करना चाहता है, जो ये मानता है कि भारत के अंदर सो कॉल्ड हिंदुत्व की राजनीति होनी चाहिए और हिंदुत्व की राजनीति के जरिए जो हिंदू की सर्वश्रेष्ठ जाति है उसका राज कायम होना चाहिए। सावरकर जिसको हिंदुत्व को जब डिफाइन करते हैं तो वो बोलते हैं कि इसका हिंदू धर्म के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये विशुद्ध राजनीतिक फिलॉसफी है जिसको आप वो हिंदुत्व बोलते हैं, जिसको वो बोलते हैं कि आर्यों का राज होना चाहिए और जिसकी वो कुछ वो बताते हैं, क्वालिटीज बताते हैं। लंबा कद, आर्यन मीन्स लंबा कद, काले सीधे बाल, फेयर कलर, तेज नैन नक्श, जो पाया जाता है चित पावन और नमुद्रीपाल ब्राह्मणों के सामान्य विशेषताएं, तो इसका वो आर्यन है और उनका राज होना चाहिए और बाकी सब उनके सब ऑर्डिनेंट हो गए, चाहे बाकी वो धर्मों के हो और या फिर बाकी जातियों के हो। ये समझना बहुत जरूरी है हमें। इसलिए ये जो पूरे का पूरा आपका ये जो ढाल यूज कर रहे हैं, ये जो आपके स्वर्ण आयोग की, ये केवल दिखावा है, पर इसके पीछे की जो राजनीति है वो राजनीति है कैसे इसको पलटा जाए। जो पिछले 70-75 साल के अंदर कुछ हमने प्रगति की है समानता के समाज के लिए, समता मूलक समाज के लिए, जहां पर दलित आदिवासी भी अपनी आवाज को उठा पा रहे हैं, अपनी बात कर पा रहे हैं और समाज एज सच आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब इसके जरिए ये उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, इस स्वर्ण आयोग की ढाल को यूज करते हुए अपनी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और उसको खाद और उसको जो संरक्षण है वो मिल रहा है। वहां पर जब मोहन भागवत रात को बोल देते हैं कि साहब आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ये समीक्षा होना सार्वजनिक मंच से बोलने का मतलब है नीचे कैडर को ये बताना कि आप सड़क पर उतरिए तब बात बनेगी, और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो लीड करता है विधानसभा के बाहर आंदोलन को भी, और जो लीड करता है हमारे मुख्यमंत्री को ये बोलने के लिए कि भी हम स्वर्ण आयोग का गठन करेंगे। अब हम तो बहुत बार बोलते हैं कि ये जो आरक्षण की स्वर्ण आरक्षण की मांग कर रहे हैं इसका समर्थन भी किया जा सकता है, हम तैयार हो जाएंगे समर्थन के लिए, ठीक है, वो समर्थन मांगे, पर फिर वो जो उनके अनुपात है समाज जनसंख्या के अंदर, उसके बाहर की नौकरियां जो उनके पास है, उनके बाहर के जो संसाधन उनके पास है, उनके बाहर जो भूमि का स्वामित्व उनके पास है वो छोड़ दे, वो छोड़ दे उनको बराबरी, जो उनकी समाज के अंदर बराबर अनुपात है उसके अनुपात उनको, उसके अनुपात में उनके पास संसाधन भूमि और उनके अनुपात में उनको नौकरी और शिक्षा होनी चाहिए। ये तो समता की बात हुई, पर उनका मकसद समता समानता, उनका मकसद स्वर्णों के हित भी नहीं है। इसलिए जो लोग नेतृत्व के अंदर है, जो लोग घृणा का भाषा का प्रयोग करते हैं, जो विभाजनकारी भाषा का प्रयोग करता है, उनसे हमें कुछ नहीं बोलना है, उनसे हम नहीं बोल सकते हैं। उनको बाबा साहेब नहीं समझा पाए, उनको भगत सिंह नहीं समझा पाए, क्योंकि समझाते तब वो जब उनके साथ कहीं रास्ते पे होते, उनके साथ कहीं आंदोलन में होते। पर जो लोग उनके इस छलावे के पीछे चले जाते हैं, जो लोग वर्तमान के अंदर स्वर्ण जातियों से होने के बावजूद भी इन नव उदारवाद की नीतियों के चलते जिनकी हालत खराब होती जा रही है, उनसे हमें जरूर गुजारिश करनी है कि अगर हमने समाज को एज सच बचाना है, भारत के समाज को बचाना है, तो पहले तो भारत के समाज के अंदर जो गैर बराबरी है उसको जो संविधान ने पहचाना है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उसको लागू करने के लिए हमें इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक परिवार के अंदर 6 सदस्य हो, 2 परिवार तो 2 सदस्य तो बहुत मजबूत हों, बड़े अच्छे हो, और 4 सदस्य कमजोर हों, कुपोषित हो, उनके पास धन ना हो, तो हम बोलेंगे कि वो परिवार बहुत अच्छा है, वो अच्छा नहीं गिना जाएगा। इसी तरह अगर भारत के अंदर जो बहुतायत जनता है,
सामाजिक तौर पर वो पिछड़ी रहेगी, उनके साथ जाति का दमन होता रहेगा, हम ये नहीं बोल सकते कि भारतीय समाज बहुत अच्छा है। भारतीय समाज तब अच्छा होगा, पूरे समाज की हेल्थ तब अच्छी होगी जब सबका डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। पर उससे भी ज़्यादा हमें पहचानना पड़ेगा कि वर्तमान के अंदर हमारा कॉमन शत्रु जो बड़ी हमला हमारे ऊपर कर रहा है, वो ये नव उदारवाद की नीतियाँ हैं। जो नौकरी ही नहीं छोड़ेगा, आप जितना मर्ज़ी लड़ लीजिए एक-दूसरे के खिलाफ। और ये भी पहचानना पड़ेगा कि जो पोस्ट मॉडर्न नव उदारवाद का जो युग है, जो केवल नव उदारवाद की नीतियाँ नहीं लाता, अपनी समझ भी लेके आता है, जिसका पहला पॉलिटिक्स होता है कि लोग अपनी असल दुश्मन को ना समझें, पर अलगाव में आकर एक-दूसरे के खिलाफ ही लड़ते रहें, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो शोषण का स्तर है, वो अलग-अलग है। और उसी की समझ होती है ये स्वर्ण आंदोलन, उसकी समझ होती है जातीय आंदोलन और उसको पहचानते हुए हमें इस नव उदारवाद की नीति और उसकी फिलॉसफी, उसकी विचार और हिंदुत्व की जो विचार है, जो हमें बाँटती है, ये इकट्ठा जो गठजोड़ है इस नव उदारवाद की नीति का और ये जो हिंदुत्व की नीति का जो गठजोड़ है, उसके खिलाफ हमें इकट्ठे होकर लड़ना है। जैसे लड़ रहा है आपका किसान आंदोलन, जैसे लड़ रहे हैं मज़दूरों का आंदोलन, जैसे हमारे छात्र अपनी शिक्षा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसी तरह भारत के नौजवानों को अपनी नौकरी बचाने के लिए लड़ना होगा। वो तब लड़ पाएँगे जब ये मोनेटाइज़ेशन का जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन बंद करना पड़ेगा और उसकी चाबी निर्मला सीतारमण के हाथ से निकाल कर जनता के हाथ में आएगी, जो उसको मजबूत करेगी सार्वजनिक क्षेत्र को, जो उसको बेचेगी नहीं। जो रेलवेज़ को मजबूत करेगी, वो अदानी को नहीं देगी, अंबानी को नहीं देगी। तब हमारी नौकरियाँ बचेंगी, हमारी शिक्षा बचेगी और तब हम समतामूलक समाज की तरफ बढ़ेंगे। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ, इतिहास में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं था, जो घृणा और नफ़रत की राजनीति करते हैं, जो आज भी स्वर्ण आंदोलन के नाम के ऊपर, स्वर्ण आयोग के नाम के ऊपर अपने भाषणों के अंदर, अपने फ़ेसबुक के ऊपर, अपने आर्टिकल्स के अंदर एक दूसरी जाति को आमने-सामने खड़ा करते हैं और वही जातीय भाषा का प्रयोग करते हैं। आज भी हमारे समतामूलक समाज के अंदर उनके लिए कोई स्थान नहीं है। इस आशा के साथ कि हमारे समाज की जनता, हमारे हिमाचल के तमाम मेहनतकश लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो इस बात को समझेंगे और वो स्वर्ण आयोग के छलावे के पीछे, वो छद्म भाषा के साथ नहीं खड़े होंगे, वो समतामूलक समाज और समतामूलक आंदोलन के साथ खड़े होंगे। पर मुझे सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो हमारा पिछड़ा हुआ समाज है, उसको इस आह्वान के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि बाबा साहेब ने बोला था कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। और ये भी बोला था कि अगर हमने बराबरी करनी है, इस जाति को ख़त्म करना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं हो सकता। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो उनकी बड़ा प्रसिद्ध भाषण था, जिसको कभी वो सार्वजनिक तौर पर दे नहीं पाए क्योंकि आयोजकों ने जब उस भाषण को पढ़ा, तो मना कर दिया कि आप उस भाषण को नहीं दे सकते और बाबा साहब ने अपने खर्चे के ऊपर उस भाषण को प्रकाशित किया, जो अपने आप में एक बहुमूल्य किताब के रूप में छोटा-सा बुकलेट पर बहुमूल्य बुकलेट है, जो पूरी तरह से एक्सपोज़ कर देती है, बेनकाब करती है जाति को और सॉल्यूशन देती है कि जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एकमात्र समाधान है। ये भारत की समाज को समझना पड़ेगा और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की तरफ जाना पड़ेगा, तब ये जो अफ़र्मेटिव एक्शंस है, इनकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी। पर उसके लिए शिक्षित होना पड़ेगा, उसके लिए संगठित होना पड़ेगा और उसके लिए आंदोलित होना पड़ेगा। इस आशा के साथ